ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कार्बोहाइड्रेट्स के लिहाज से, वो है ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स। सबसे पहले हमने ना ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स को डिफाइन करना है। बेसिकली इनको हम गैग्स भी कहते हैं, ठीक है। दे आर अनब्रांच्ड। ये सारे डेफिनेशन के पॉइंट्स आपने लिखने हैं। अनब्रांच्ड होते हैं, हेट्रोपोलीसेक्राइड होते हैं। हेट्रोपोलीसेक्राइड का मतलब क्या है कि उनमें जो डाइसेक्राइड यानी जो उसमें मोनोमर्स हैं वो डिफरेंट तरह के होंगे, वो सेम तरह के नहीं होंगे। अगर सेम तरह के होते तो हम होमोपोलीसेक्राइड्स कह सकते थे, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ अ रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट। अब जो ये रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट है ना, इसमें दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। एक हमारे पास होता है एसिडिक शुगर और एक हमारे पास होता है अमाइनो शुगर, ठीक है। अब एसिडिक शुगर का मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। और अमाइनो शुगर का मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। हमारे पास जितने भी लेकिन ये सारा जनरल है, लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन है, दैट इज द के एस मतलब कैरेटन सल्फेट, ठीक है। कैरेटन सल्फेट की हमारे पास क्या है जी, एक्सेप्शन है। इसमें हमारे पास एसिडिक शुगर नहीं होती, ये आपने याद रखनी है जी रिगार्डिंग द कैरेटन शुगर, कैरेटन सल्फेट, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी आगे। दो तरह के इसमें शुगर्स हमारे पास हैं, दैट इज द मोनो अमाइनो शुगर और एक एसिडिक शुगर। अमाइनो शुगर या तो हमारे पास ग्लूकोजामीन हो सकती है या ग्लैक्टोजामीन हो सकती है, ग्लूकोज या ग्लैक्टोज से मिलकर बनी हो। एसिडिक शुगर हमारे पास ग्लूकोरोनिक एसिड भी हो सकता है और C5 एपीमर ग्लूकोरोनिक का, दैट इज द एडोरोनिक एसिड, ठीक है। अब हम इसकी डायग्राम देखें ना तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ग्लूकोरोनिक एसिड है, उसका C5 एपीमर है। एपीमर किसे कहते हैं, हमारे पास जो एक कार्बन के अराउंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो कन्फिग्रेशन है वो क्या हो, ऑपोजिट हो। अब C5 पे देखें, यहाँ पर कार्बोक्सिल जो ग्रुप है वो ऊपर की तरफ है और यहाँ पर हमारे पास नीचे है, तो ये C5 एपीमर का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब आ जाओ जी, हमारे पास इसके 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंड्रेटन 4,6 सल्फेट। अब कंड्रेटन एज द नेम शोज, आपने कार्टिलेज पढ़ा होगा तो उसमें कहा होगा कि जो इसके सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं। तो ये मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो आपने इसके नाम से ही बता दिया जी ये कहाँ पर होगा, कार्टिलेज में होगा, ठीक है। देन इसके जो डाइसेक्राइड यूनिट है उसमें कौन कौन से होता है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन, ये मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा बाद में याद करने की सारे यूनिट्स को। ग्लैक्टोजामीन और ग्लूकोरोनिक एसिड, एक अमाइनो शुगर और एक एसिडिक शुगर है, ये मोस्ट अबंडेंट होता है। अभी ये सारे हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं मोस्ट अबंडेंट होगा, कार्टिलेज में पाया जाएगा, ठीक है, एयोटा में पाया जाएगा। और इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा जी ये हमारे पास क्या करेगा, होल्ड करेगा फाइबर्स को, कोलाजन फाइबर्स को, ठीक है। यानी उनको, इसलिए तो हमने कहा कि ये कार्टिलेज में प्रेजेंट होगा, ठीक है। वहां पर बेसिकली ये क्या करता है, कोलाजन फाइबर्स को होल्ड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कार्टिलेज को, आर्टरी को, ठीक है। कैरेटन सल्फेट अभी हमने कहा था कि कैरेटन सल्फेट की एक्सेप्शन है, इसमें हमारे पास एसिडिक शुगर नहीं होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसके जो डाइसेक्राइड है वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है और ग्लैक्टोज है। अब हमने एसिड नहीं बोला, तो ऊपर हमने बोला था ना ग्लूकोरोनिक एसिड, अब हमने यहाँ पर एसिड नहीं बोला, हमने सिंपल ग्लैक्टोज बोल दिया। अब यह कहाँ पर इसका क्या होगा जी, एक्सेप्शन आपने याद रख ली, ये भी एमसीक्यू है कि इसमें हमारे पास नो यूरोनिक एसिड, ठीक है। मोस्ट हेट्रोजीनियस है, इसकी 1 और 2 हमारे पास क्या होगी, वैराइटीज होती हैं। 1 आपने याद रखना कॉर्निया में पाया जाता है, दैट इज इन द आई, और 2 कहां पर पाया जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, ये आपने याद रख लेने। अच्छा जी, अब आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द प्रोटियोग्लाइकन्स। बेसिकली प्रोटियोग्लाइकन क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ मिलकर हमारे पास पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, दैट इज द प्रोटियोग्लाइकन। ये हमारे पास कंड्रेटन सल्फेट और कैरेटन सल्फेट, ये दो कंपाउंड्स ऐसे हैं हमारे पास जो कि प्रोटियोग्लाइकन में अलोंग विद द प्रोटीन्स प्रोटियोग्लाइकन्स बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये आपने इसकी एक्सेप्शन लाजमी याद रखनी है। अब थर्ड इज द हाइयालुरोनिक एसिड। हाइयालुरोनिक एसिड में हमारे पास क्या होता है कि इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है और एक हमारे पास क्या है, ग्लूकोरोनिक एसिड है। अब यहाँ पर हम दोबारा एसिड ले आए हैं, यहाँ पर हमने एसिड स्किप करवाया था, ठीक है, यहाँ पर हमने दोबारा एसिड ले आना है। एक्सेप्शन क्या है जी, अब इसकी ये भी एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन क्या है कि ये सल्फेटेड नहीं होगा, नॉट सल्फेटेड, ठीक है। याद रखें हमारे पास जितने भी ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स है ना, उसमें एक नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस होना जरूरी है, या तो वो सल्फेट हो सकता है या तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप हो सकता है। अब कैरेटन सल्फेट में हमारे पास सल्फेट है, होता है, मगर इसमें क्या नहीं होता, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता।
हाइयालुरोनिक एसिड में हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, देखिए ना ग्लूकुरोनिक एसिड है बट इसमें सल्फेटेड नहीं होता, लेकिन एट अ टाइम एक नेगेटिव चार्ज या तो सल्फेट या तो कार्बोक्सिल ग्रुप होना लाजमी है। अमाइनो तो होगा ही ना, अमाइनो पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा हमारे पास, अमाइनो पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जबकि कार्बोक्सिल और सल्फेट में कंपटीशन हो सकता है। ठीक है, जैसा कि ये हाइयालुरोनिक एसिड है, इसमें सल्फेट नहीं है, तो हाइयालुरोनिक एसिड से आपने याद रखना है कि इसमें एसिड है, सल्फेट नहीं है। और कैरेटन सल्फेट से याद रखना है कि इसमें सल्फेट है बट एसिड नहीं है। तो ये याद रखने के हम आपको ट्रिक्स भी बताते हैं। अब इसकी एक्सेप्शन होगी कि इसमें सल्फेटेड नहीं है। अब ये पाया कहाँ पर जाएगा, ये इसका एमसीक्यू बनता है कि ये स्नोवियल फ्लूइड में पाया जाता है। स्नोवियल फ्लूइड कहाँ पर होती है, हमारे पास जितने भी आपके स्नोवियल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसकी स्नोवियल कैविटी में इनसाइड द स्नोवियल मेम्ब्रेन। और इसका फंक्शन क्या होगा, ये लुब्रिकेंट है, मतलब हमारे पास जॉइंट्स की मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, उनको फ्रिक्शन से, ठीक है, या ब्रेक डाउन से बचाता है। ठीक है, तो ये था जी हाइयालुरोनिक एसिड। देन हम डिस्कस करते हैं डर्माटन सल्फेट, डर्माटोलॉजी। ठीक है, डर्मा एज द नेम शोज कि ये कहां पर पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है। तो ये आपने याद रख लिया जी, स्किन। ठीक है, नेम्स में ही ना उनके क्लूज छुपे होते हैं जो एमसीक्यूज बनते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देख लिया जी, ये स्किन में पाया जाएगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स वगैरह में पाया जाएगा। अब इसके आज हमारे पास कंपोजिशन एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन और एडुरोनिक एसिड। ये एडुरोनिक एसिड है ना, ये आपने याद रख लेना। मैंने एक इमेज बनाई हुई है कि जहां पर भी स्किन का नाम आएगा ना, वहां पर हमारे पास एडुरोनिक आ जाएगा, एडुरोनेट, ठीक है, आ जाएगा। एडुरोनिक आना ही आना जहां पर स्किन है। तो डर्माटन सल्फेट से आपने एडुरोनिक का ना एक कनेक्शन बना लेना, इसको ट्रिक है याद करने की, एक हिसाब की समझ लें। ठीक है, ये मैंने भी ऐसे ही बनाया हुआ है कि जहां पर भी स्किन का नाम आता है ना, तो मैं एडुरोनिक एसिड वहां पर लिख देता हूं। अब इसका फंक्शन क्या है जी, कोएगुलेशन करवाता है। ठीक है, और कार्किनोजेनेसिस है, यानी हमारे पास क्या है, ये कैंसर वगैरह में और सीरियस डिजीजेज में ये हमारे पास इसका रोल होता है, कोएगुलेशन है। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड वगैरह करवाना। अब एक दफा हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे, उसमें हम ना इनके जो कंपोजिशन है ना उसको क्रैम करेंगे ट्रिक्स के साथ। अब आ जाओ जी हेपरिन। हेपरिन हमारे पास, ये आपने ऑलरेडी सुना होगा, ठीक है, ये एंटीकोएगुलेंट होता है, ये मास्ट सेल्स हैं उसको रिलीज करते हैं, मास्ट सेल्स। तो जब आपने हेपरिन का नाम सुनना तो मास्ट सेल्स आपके ज़हन में आने चाहिए। अब ये इसकी कंपोजिशन क्या होती है, जो ग्लूकोजामीन, देखे ना, अमाइनो शुगर तो हमने कहा था कि हर सूरत होगी ही अमाइनो शुगर, ग्लूकोरोनिक और एडुरोनिक एसिड। ठीक है, एडुरोनिक एसिड को हमने कैसे डिफाइन किया था कि ये C5 एपिमर होता है, तो ये ग्लूकोरोनिक और एडुरोनिक में एक हो सकता है ये, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन एक होगा, दोनों एट द सेम टाइम नहीं हो सकते। एक्सेप्शन क्या है जी, अब इसकी एक्सेप्शन क्या है कि जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है ना, अमाइनो शुगर का, वो एसिटाइलेटेड नहीं है, मतलब जो शुगर पे हमारे पास ये शुगर है, ठीक है, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है, तो उसके आगे आगे एसिटाइल ग्रुप है ना, वो अटैच नहीं होगा। ठीक है, जबकि हेपरन सल्फेट में ये एसिटाइलेटेड होगा, वो अभी हम देखेंगे। तो ये भी सिंपल सा है। ठीक है, और ये मास्ट सेल्स रिलीज करते हैं, ये हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था। इसका फंक्शन क्या होता है जी, एंटी कोएगुलेंट, मतलब ब्लड की कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है, और इसको हम एंटी हिस्टामिन भी कहते हैं। ठीक है, ये एलर्जी को भी प्रिवेंट करता है, एंटी हिस्टामिन, ये भी आपने याद रखना है। ना ब्लड कोएगुलेट होने देता है और ना ही हमारे पास हिस्टामिन को फंक्शन करने देता है, इन्फ्लेमेशन भी नहीं होने देता। हेपरन सल्फेट में आपने क्या कहना है जी, हमारे पास के सारा सेम है हेपरिन, बस इसमें क्या है कि जो अमाइनो शुगर होगी ना, वो उस पे एसिटाइल ग्रुप भी अटैच्ड होगा। सो ग्लूकोजामीन्स आर एसिटाइलेटेड, ये आपने याद रखना है। एंड देयर आर फ्यूअर सल्फेट्स, ठीक है, जो सल्फर हैं वो इसमें कम होंगे, उसमें ज्यादा होंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, एंड फंक्शन क्या है जी, रोल इन द इन्फ्लेमेशन, ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करता है। अब ये हमारे पास एक जनरल इंट्रोडक्शन था, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अब हम आते हैं ट्रिक पे कि हमने इनको याद कैसे करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक चीज आपने याद रखनी है, 3 इस तरफ ड्रॉ है, 3 इस तरफ। ठीक है, अब स्टार्ट हमने ऊपर वाला जो है ना, वो हमेशा हमने कहां से स्टार्ट करना है जी, ग्लैक्टोजामीन से करना है। ये देखिए ग्लैक्टोजामीन, और यहां पर भी क्या है जी, ग्लैक्टोजामीन है। ग्लैक्टोजामीन के बाद नीचे आएंगे ना, हम ग्लूकोजामीन पर आएंगे। ये देखें, ग्लूकोजामीन, ग्लूकोजामीन, यहां पर है, यहां पर भी ग्लूकोजामीन। ठीक है,
और यहाँ पर भी हमारे पास ग्लूकोजामीन होगा। स्टार्ट गैलेक्टोजामीन से किया और नीचे आए ग्लूकोजामीन पर। अब आगे क्या है, आगे ट्रिक बड़ी सिंपल है कि यहां पर एसिड होगा नहीं तो यहां पर क्या होगा, गैलेक्टोज होगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास ठीक है ग्लूकोरोनिक एसिड होगा। एसिड मोस्टली दो ही होते हैं, या तो ग्लूकोरोनिक या एडरोनिक। ठीक है, और एडरोनिक मैंने आपको कहा था सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा, डर्मेटन सल्फेट में होगा, या हेपरिन में भी पाया जा सकता है। अच्छा, जब डर्मेटन सल्फेट में आना तो गैलेक्टोजामीन, क्योंकि ये सबसे ऊपर है ना, तो गैलेक्टोजामीन से स्टार्ट करना है। और यहां पर जो एसिड होगा वो एडरोनिक होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था स्किन से एडरोनिक याद रख लेना आपने। यहां पर आएंगे तो या तो हम देखो ना, गैलेक्टोजामीन के बाद अब हमारे पास ग्लूकोजामीन ही बचा है। ठीक है, और वो भी नॉन एसिटाइलेटेड, क्योंकि एसिटाइलेटेड तो इसमें होगा ना, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। अब यहां पर ग्लूकोजामीन आया और यहां पर एसिड दोनों में से कोई भी हो सकता है, ग्लूकोरोनिक भी या एड्रोनिक भी। और यहां पर हमने क्या लिखना है कि यहां पर जो एमाइनो शुगर होती है वो सल्फेटेड होती है, सॉरी एसिटाइलेटेड होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, और आगे ग्लूकोरोनिक भी या एड्रोनिक एसिड भी हो सकता है। अब हम इसकी जल्दी से डायग्राम देख लेते हैं लिपनकोट में। बड़ी सिंपल सी डायग्राम्स हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज इसमें जो कॉमन आपने ऑब्जर्व करनी है वो क्या, वो लिंकेजेस हैं। इसमें बीटा 1,3 लिंकेज है, इसमें भी बीटा 1,3 लिंकेज है। ठीक है, हमारे पास डर्मेटन सल्फेट में भी बीटा 1,3 है। ठीक है, जो कैरेटन सल्फेट है इसमें हमारे पास बीटा 1,4 है। अब जो मैं चीज पे फोकस करवाना चाह रहा हूं वो क्या है, जो हेपरिन और हेपरिन सल्फेट होते हैं ना, इसमें हमारे पास अल्फा लिंकेज होता है, अल्फा 1,4, ये आपने बस याद रखना है। और नीचे जो हाइयालुरोनिक एसिड है उसमें भी हमारे पास बीटा 1,3 लिंकेज ही है। अब ये जो अल्फा 1,4 है ना, वो यहां पर एक बड़ी प्यारी लाइन लिखता है कि जी देयर आर 2.5 सल्फर पर डाइसैक्राइड यूनिट, यानी एक डाइसैक्राइड यूनिट पर हमारे पास 2.5 सल्फर होते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं। देखो यहां पर जब हम एक डाइसैक्राइड यूनिट देख रहे हैं तो यहां पर कितने सल्फर हैं, 1 2 3, यहां पर तो 3 है। फिर उसने क्यों कहा जी 2.5 सल्फर पर डाइसैक्राइड यूनिट, उसकी रीजन है। उसकी रीजन ये है कि इसमें लिंकेज ही हमारे पास कौन सा पाया जा रहा है, अल्फा पाया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जो हमारे पास अल्फा लिंकेज होता है उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ब्रांचिंग होती है, इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल है। अब जरा है, जब ब्रांचिंग होगी ना तो वो, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डाइसैक्राइड है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं आपसे कि यहां पर जो 6 नंबर कार्बन पर सल्फर अटैच है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है। ये कार्बन नंबर 1 जो कि हमारे पास अल्फा कार्बन है, यहां पर ये एक और डाइसैक्राइड यूनिट के मैं अगर यहां पर ड्रा करूं नीचे, तो उस पे जो 6 हमारे पास कार्बन एटम होगा उस पे जो सल्फर लगा होगा जस्ट लाइक दिस वन, उसके साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, ब्रांचिंग कर लेगा ड्यू टू द अल्फा लिंकेज। जब ये हमारे पास ब्रांचिंग हो गई तो ये जो सल्फर लगा हुआ था 6 कार्बन पर, यानी 1,6 लिंकेज बन गया एक हिसाब का। तो ये जो 6 कार्बन पर हमारे पास सल्फर लगा हुआ था, ये इसका बंटवारा हो गया, ये आधा उधर चला गया, आधा इधर चला गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास 2.5 सल्फर पर डाइसैक्राइड यूनिट इसमें पाया जाता है। ऑल्सो आपको लेक्चर समझ आया होगा और याद हो गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।